तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को लेके आया हूँ, जो नेशनल एडिशन है द हिंदू का। उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको आज मैं डील करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट मेरा टारगेट ये रहेगा कि एक पैराग्राफ में या 2-3 सेंटेंस को मैं पार्सिंग करूँ, मतलब ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से हम उसे डील करूँ, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं डिक्लेयर करूँ, उससे एक्सप्रेस करूँ और आगे मैं इस एडिटोरियल का मीनिंग को और जो क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका उसको मैं डील करूँगा। तो जो स्टार्टिंग के कुछ लाइंस होंगे उसको मैं ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से भी डील करूँगा एंड उसके आगे मैं इस एडिटोरियल का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको डील करूँगा बस। ठीक है, तो देखते हैं। तो एडिटोरियल है क्या? अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। तो अभी मैं इसको पार्सिंग करूँगा। पार्सिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी सेंटेंस के हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करें कि कौन सा वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है या वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि जब तक हम किसी इंग्लिश में किसी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तब तक हम उसके मीनिंग एंड सेंटेंस फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो ज़रूरी होता है, सबसे जो मैंडेटरी काम होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को के मीनिंग से पहले उस वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानें। दैट मीन्स कि वो वर्ड्स नाउन है या एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है, जो भी है। तो हमें ये जानना होगा किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को जानने से पहले कि वो वर्ड है क्या, है ना। ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से वो वर्ड है क्या। ठीक है, जब हम इसको जान लेते हैं तो हमें सेंटेंस के मीनिंग एंड सेंटेंस फॉर्मिंग दोनों करना आसान हो जाता है ना। अगर हम सेंटेंस की मीनिंग की बात करें तो वो भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड सेंटेंस क्रिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशंस हम वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, तो इसका क्या मतलब है? अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट का अगर मैं बात करूं तो ए क्या हो जाएगा? सबको पता है एक आर्टिकल है। ठीक है, एक है आर्टिकल है। ठीक है, क्राइसिस, क्राइसिस क्या होगा? क्राइसिस, क्राइसिस क्या होगा? तो नाउन हो जाएगा। क्राइसिस ये नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। ट्रस्ट क्या हो जाएगा? ये भी प्रीपोजिशन हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर नाउ। ठीक है, तो ए हो गया आर्टिकल, क्राइसिस क्या हो गया? नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन और ट्रस्ट भी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट मतलब जो कमी दिख रही है हमें, एक ऐसा कमी जो विश्वास की कमी है ना। किसका क्राइसिस? तो ट्रस्ट का क्राइसिस। तो ये एडिटोरियल जो है मेनली जो अ, बताया गया है इसमें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रॉब्लम्स को बताया गया है। अभी आपने देखा होगा कि एसआईआर सर्वे जो बिहार में कंडक्टेड हो, मतलब हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो सर्वे, जो रियल वोटर्स है वहाँ के, उससे रिलेटेड ये सर्वे था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक महीने से, लगभग एक महीने से उन्होंने उसको कराया है और कंप्लीट कराया है। तो उस पर जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने क्वेश्चंस रेज करे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये हमारे जो है वोटर्स के, सिटीजन्स को के जो है वोटिंग राइट को जो है वो वायलेट कर रहा है। दीज आर प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय सीनियर अपोजिशन लीडर्स ऑफ आवर कंट्री मिस्टर राहुल गांधी।
और उन्हीं के बारे में जो है ये जो उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या बोला है, या जितने भी हमारे अपोजिशंस के लीडर्स हैं उन्होंने क्या बताया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसके बारे में ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो अब नीचे जो हेडलाइन के नीचे देखता है, ECI मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन इट्स एक्शंस। तो द आर्टिकल ECI नाउन, ठीक है, ECI क्या हो जाएगा, ECI हो जाएगा नाउन, ठीक है, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउन, मस्ट क्या हो जाएगा, मस्ट क्या हो जाएगा, तो मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मोर एडवर्ब, ट्रांसपेरेंट एडजेक्टिव, ठीक है, एंड कंजंक्शन, इम्पार्शियल एडजेक्टिव, इन प्रीपोजिशन, इट्स possessive adjective, not possessive pronoun, it's possessive adjective because it comes behind noun, because action is noun। ठीक है, तो जब noun के पीछे कोई वर्ड आया है तो वो एडजेक्टिव होता है, ना कि प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। तो एक्शन हमारा हो गया नाउन, और नाउन के पीछे जो इट्स आया है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे है द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम्स और डेमोक्रेसी इज इन जनरल is dependent solely on it being seen as fair by all। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द आर्टिकल क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगा भाई साहब, तो क्रेडिबिलिटी हो जाएगा नाउन, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल हो जाएगा एडजेक्टिव, सिस्टम हो जाएगा नाउन, और कंजक्शन डेमोक्रेसी नाउन, इन प्रीपोजिशन जनरल, इन जनरल नाउन कह सकते हैं। ठीक है, जनरल में अगर देखा जाए इज वर्ब, डिपेंडेंट is dependent solely ठीक है, तो डिपेंडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिपेंडेंट हो जाएगा एडवर्ब, solely, ठीक है, solely एडजेक्टिव, ठीक है, डिपेंडेंट solely on it being प्रीपोजिशन इट, प्रोनाउन बीइंग V4, सीन V3, ठीक है, एज कंजंक्शन फेयर बाय ऑल, फेयर एडजेक्टिव बाय प्रीपोजिशन ऑल प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया हमारा पार्सिंग क्लियर। तो अब ये कह रहा है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बीइंग है, इट बीइंग सीन फेयर बाय ऑल, ये पेसिव वॉइस में सेंटेंस है। ये किस वॉइस में है, पेसिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसके मीनिंग को देखते हैं। द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम्स, जो क्रेडिबिलिटी है किसका, तो इलेक्टोरल सिस्टम का, और डेमोक्रेसी इन जनरल, और जनरली अगर डेमोक्रेसी को हम देखते हैं, इज डिपेंडेंट सोलली ऑन इट बीइंग सीन एज फेयर बाय ऑल। तो ये टोटली जो है किस पे डिपेंडेंट है जी, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है इसकी क्रेडिबिलिटी टोटली डिपेंडेंट किस पे है, तो ये जब तक सबके द्वारा फेयर ना देखा जा रहा हो तब तक इसकी क्रेडिबिलिटी पे क्या किया जा सकता है, शक किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ये जो सिस्टम है ये फेयर तभी है जब तक इसे सभी लोग फेयर देख रहे हैं। यानी कि अगर कोई इस देश के, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हो, चाहे वो कोई आम सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, अगर वो
इस सिस्टम को फेयरली नहीं देख रहा है, दैट मीन्स कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे शक किया जा रहा है, वो क्रेडिबल एजेंसी नहीं है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा हो रही है? तो ईसीआई के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जो जो शेड्यूल्ड करने का सिस्टम है, शेड्यूल्ड करने का जो प्रोसेस है, वो टोटली अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, पार्टिकुलरली सो बाय द लूजर। और स्पेशली अगर देखा जाए पार्टिकुलरली किसके बारे में, अगर स्पेशली अगर इस सिस्टम को फेयर वैसे लोग नहीं देख रहे हैं जो लूज़र है। लूज़र कहने का मतलब वो है जो अपोजिशन पार्टी है, अगर वो इसे फेयरली नहीं देख रहे हैं तब तो जो है इस पे, इसके क्रेडिबिलिटी पे शक करना वाजिब है ना, नॉर्मल है, ऑब्वियस है। दिस इज कंपेरेबल टू जुडिशियल डिस्प्यूट और सपोर्टिंग इवेंट ऑन दिस काउंट। दिस इज कंपेरेबल, और ये सेम किसके हिसाब से है? दिस इज कंपेरेबल टू जुडिशियल डिस्प्यूट, और ये जो है कंपेरेबल है किसके? जुडिशियल डिस्प्यूट के, और सपोर्टिंग इवेंट ऑन दिस काउंट, और कोई ऐसा सपोर्टिंग इवेंट जो इस हिसाब से हो। इफ द लूजर्स थिंक्स दे लॉस्ट only because the process was rigged against them। तो कह रहा है कि अगर 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 इफ लूजर्स मतलब जो, अगर कोई इलेक्शन होता है, अगर चुनाव होते हैं तो उसमें एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, तो अगर हारने वाले पार्टी को ऐसा लग रहा है, ऐसा वो थिंक कर रहा है, दे थिंक दे लॉस्ट ओनली बिकॉज द प्रोसेस वॉज रिग्ड अगेंस्ट देम, जो प्रोसेस है वो थोपा गया है, वो रिग्ड किया गया है अगेंस्ट देम, अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स। तो उसी समय पे क्या हो जाता है? क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। रिग्ड, रिग्ड क्या है? तो रिग्ड एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। जो रिग्ड होता है ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग जो होता है रिग, रिग वर्ब होता है, और इसका मीनिंग होता है, आप देख सकते हो, अरेंज और इन्फ्लुएंस समथिंग इन डिसऑनेस्ट वे, मतलब थोप देना सही तरीके से नहीं, है ना, ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ डिसऑनेस्ट वे में थोप देना, है ना, किसी पे वो कर देना, ठीक है, डाल देना। तो उससे मीनिंग आता है कि ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट जो है, या ये जो ट्रस्ट का जो सिस्टम है, ये तब एक्सेस तब हो जाता है जब जो अपोजिशन पार्टी है, जो लूजर्स पार्टी है, वो ऐसा समझती है कि ये जो प्रोसेस है हम पे थोपा गया है, हम पे ज़बरदस्ती डाला गया है, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद है the serious charge is being raised against the election commission of India by the leader of opposition in Lok Sabha, राहुल गांधी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने बोला कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा प्रूफ है जिस प्रूफ के बेसिस पे मैं इलेक्शन कमीशन को झूठा साबित कर सकता हूँ, उसको पूरा का पूरा जो है, उसको जो है मतलब पूरी तरह से हम उसको करप्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो वो प्रूफ उन्होंने बोला है कि मैं वो जो है लोकसभा के सेशन में उसको दिखाऊंगा सबको, ठीक है। तो अभी उन्होंने बताया नहीं कि उनके पास क्या है, बट उन्होंने ये दावा करा है कि मेरे पास एक ऐसा सबूत है, ऐसा प्रूफ है जिससे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टोटली उसे जो है ऐसा साबित कर दिया जाएगा कि ये जो है हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, ये जो है सरकार के पक्ष में काम कर रही है, ठीक है। तो राहुल गांधी हैज़ टू बी सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो राहुल गांधी को जो है देखा जा रहा है, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि ये जो है ना, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक प्रूफ है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, जैसे इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का जो है टोटली जो उसका जो छिपा हुआ चेहरा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ही सेज दैट ही हैज़ plans to disclose more information regarding discrepancies in the 2024 जनरल इलेक्शन। तो उनके पास और भी सबूत है जो कि दिखाता है, जो कि
डिस्क्रिपेंसीज को दिखाता है, कमजोरियों को दिखाता है, गलतियों को दिखाता है। किससे गलतियों को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलतियों को। किस इलेक्शन में? तो 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत सारे जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके प्रॉब्लम्स को दिखाता है। ये उनका कहना है कि उनके पास बहुत ऐसे प्लान्स हैं, बहुत ऐसे प्रूफ हैं, इंफॉर्मेशन हैं जो कि ये सारे बातों को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, आगे एक सेकेंड। One must wait for the details of those allegations before making any comments on their merits। तो कहा जा रहा है कि अभी तो हम इस एलिगेशन जो लगाया जा रहा है इसके लिए हम अभी तो इसकी जो तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कब तक क्रेडिबिलिटी नहीं है? जब तक इसके प्रूफ या इसके जो है डिस्क्लोज या ये टोटली ये सबके सामने नहीं आ जाता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? वन मस्ट वेट फॉर डिटेल्स ऑफ दोज एलिगेशन। तो हमें वेट करना चाहिए डिटेल्स का, इस एलिगेशंस के डिटेल्स का, बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन देयर मेरिट्स। तो इलेक्शन कमीशन के मेरिट्स पे कमेंट करने से पहले हम इसके जो है डिटेल्स का वेट करना चाहिए कि साहब के पास क्या है, राहुल गांधी साहब के पास क्या है। द ECI हैज़ कम अंडर अटैक बाय पॉलिटिशियंस अर्लियर टू। तो कहा जा रहा है कि ये ECI है, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो अटैक किया जाता है बाय लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, दिस इज़ नॉट न्यू। अर्लियर मिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो उन्होंने भी ऐसा रिपीटेडली ऐसा क्लेम, ऐसा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने भी क्वेश्चंस रेज करे थे। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये कोई नई बात नहीं है ECI को अंडर अटैक में लाना। नरेंद्र मोदी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ही हैड रिपीटेडली क्वेश्चंस द इम्पार्शियलिटी ऑफ ECI। तो जो है जब नरेंद्र मोदी वो चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? गुजरात के, तो उन्होंने भी रिपीटेडली क्वेश्चंस रेज करा था कि ये इम्पार्शियल नहीं है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। कौन? ECI। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैनी ऑफ दीज चार्जेस अगेंस्ट द ECI आर रिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत ऐसे अटेम्प्ट्स जो अर्लियर लीडर्स के द्वारा किए गए हैं अगेंस्ट ECI वो रिस्टोरिकल हुए थे। रिस्टोरिकल मतलब होता है कि गलत होना, है ना, बोल देना जिसका कोई बट वो क्रेडिबल ना हो, है ना, बस बोल देना, गलत सही स्टेटमेंट दे देना अगेंस्ट ECI, है ना, वो रिटोरिकल है। ठीक है, अटेम्प्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स टू एनिमेट सपोर्टर्स। तो ये जो है सपोर्टर्स को एनिमेट करने के लिए, मतलब उसको अपने पक्ष में लेने के लिए, है ना, जनता को, पब्लिक को अपने पक्ष में लेने के लिए ये नॉर्मल है कि इलेक्शन कमीशन की छवि को डैमेज करना, इलेक्शन कमीशन के जो है पिक्चर को डैमेज करना कि दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट एजेंसी, दिस इज बायस एजेंसी। ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा होता आ रहा है और राहुल गांधी जी ने जो क्लेम करा है तो इनके साथ भी ये हो सकता है कि इनका भी क्लेम क्या हो, इनकी भी डिटेल्स क्या हो, रॉन्ग हो, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, इन बिहार द लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन स्टेट असेंबली मिस्टर तेजस्वी यादव हैज एलिज्ड हिज नेम डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले यानी कि 2 दिन पहले मिस्टर तेजस्वी यादव जो कि हमारे बिहार के अपोजिशंस के लीडर्स हैं, है ना, वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन के लीडर हैं। ठीक है, उन्होंने ये क्लेम करा था कि ये जो SIR सर्वे हुआ है तो उनका नाम जो है ECI की लिस्ट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, उनके नाम को काट दिया गया है, जो कि फॉल्स क्लेम था, है ना, जो कि क्या था? फॉल्स क्लेम था। हैज़ एलिज द नेम डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल विच इज बीइंग रिवाइज्ड बाय ECI। तो कह रहा है कि जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो रिवाइज्ड किया गया यानी कि SIR सर्वे जो किया गया है और फिर से जो वोटर लिस्ट बनाया गया है उसमें उनका नाम नहीं है। ठीक है, एज इट टर्न्स आउट इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC नंबर that he thought was his is different from one in the ECI records।
तो उनका अब फिर बाद में उन्होंने ये बोला कि ये जो अभी EPIC यानी कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर दैट ही थॉट वाज हिज डिफरेंट फ्रॉम वन इन द ECI रिकॉर्ड्स। तो कह रहा है कि ये जो अभी EPIC नंबर है वो ECI रिकॉर्ड से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मानना था उनका कि ये डिफरेंट है, तो इसीलिए उनका नाम कट गया, है ना। आप सोच सकते हैं ये डिफरेंट है तो उनका नाम कट गया। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका प्रोसेस है, वो अपने हिसाब से उनको करना है। ठीक है, तो ये हाँ, अब क्या है, रेजिंग न्यू कंट्रोवर्सी, और ये जो स्टेटमेंट था उनका, ये एक न्यू कंट्रोवर्सी रेज कर दिया, है ना। पॉलिटिशियंस शुड बी रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस ओनली व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस जो है, ऐसा ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस शुड बी रेजिंग, है ना। पॉलिटिशियंस अगर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं तो ये करना चाहिए। दिस इज़ नॉट रॉन्ग डूइंग, दिस इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, उन्हें ये करना चाहिए। ठीक है, बट दिस शुड बी रेजिंग क्वेश्चंस, उन्हें क्वेश्चंस रेज करने चाहिए अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, बिल्कुल करने चाहिए। ओनली व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो, तभी करने चाहिए जबकि इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो, कोई मजबूत उसके पीछे मुद्दा हो, कोई मजबूत ऐसा सबूत हो आपके पास कि नहीं बिल्कुल जो है इसमें जो है कुछ रॉन्ग डूइंग किया जा रहा है, तो उन्हें करने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए। बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। और अगर हम ऐसा झूठा आरोप उस पर लगाते हैं तो ये हमारे लिए खुद जो है, जो कहा जा सकता है कि उसके जो है मान का, उनके सम्मान का हानि पहुंचाना हो सकता है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की वो एजेंसी है। ठीक है, वो किसी, अगर हम उस पर झूठा आरोप लगाते हैं तो वो हमारे लिए शर्म की बात, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसके नाम पे हम झूठा जो आरोप प्रत्यारोप उनके अगेंस्ट हम अगर रेज करते हैं, है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है कि हम जरूर रेज करें, बट उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होने चाहिए, है ना। देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आवर स्टेटमेंट। ठीक है, बिहाइंड आवर स्टेटमेंट। ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम इज फाउंडेशनल टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशनल है ना। ट्रस्ट क्या है, फाउंडेशनल है ना। ये तो होने ही चाहिए, फाउंडेशन है ना। ट्रस्ट क्या है, फाउंडेशन है। किसी भी अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो उसके पीछे जो हम जो बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपने देखा होगा जो नींव बनाई जाती है किसी बिल्डिंग को, तो उसके नींव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो ट्रस्ट और नींव पे ही मकान का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है। अगर नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मकान हम 4 तल्ले 5 तल्ले 15 तल्ले नहीं बना सकते हैं, है ना। तो नींव को जितना स्ट्रांग हम बनाते हैं उतने स्ट्रांग हमारा क्या बनता है, मकान बनता है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ट्रस्ट क्या है, फाउंडेशन है। ट्रस्ट क्या है, फाउंडेशन है किसका, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में चलता है, रिप्रेजेंटेशन का जो डेमोक्रेसी चलता है, उसके लिए एक जो ट्रस्ट है हमारा, ट्रस्ट इज फाउंडेशन। ट्रस्ट मतलब सेंटर में है। विदाउट ट्रस्ट हम इस डेमोक्रेसी को चला नहीं सकते हैं। विदाउट ट्रस्ट डेमोक्रेसी कांट पॉसिबल। ठीक है, कांट बी पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट है दैट सेड द ECI recent statement and actions far from buttressing public trust and enhancing transparency in the process raise more question, है ना। That said, the ECI recent statement and actions far from buttressing public trust and enhancing transparency इन द प्रोसेस रेज मोर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि अभी जो इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, किस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये होना चाहिए कि वो पब्लिक ट्रस्ट को क्या करें, गेन करें। पब्लिक ट्रस्ट अपना वो इस हिसाब से अपने एक्शंस को वो इस हिसाब से करे, अपने एक्शंस को अपने वो प्रोसेस को इस हिसाब से करे कि पब्लिक ट्रस्ट क्या हो, जिस तरीके से डैमेज हो रहा है उसको वो गेन करे, है ना। यानी कि वो
अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करे, है ना। तो वो ये काम नहीं कर रही है ना। एडिटोरियल में एडिटर का ये कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम नहीं कर रही है अभी, है ना। वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस नहीं कर रही है, जो कि मोर क्वेश्चंस को और रेज कर रहा है कि नहीं, अभी जब आप पे हम पे अगर आरोप लग रहा है तो हमें अपने जो है क्लीन चिट, जो हमें हमारे जो अगर मान लो हम पे कोई आरोप लगा रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस आरोप के अगेंस्ट हमें कुछ क्रेडिबल प्रूफ देना होगा कि नहीं, ये जो आरोप हम पे आप लगा रहे हो, चाहे वो चोरी का हो, डकैती का हो, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज आई हैव दिस इज, यानी कि हमारे पास ये प्रूफ है। आप इस बेसिस पे, ये प्रूफ है कि इस रात को मैं यहाँ पे नहीं था तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से ये टोटली रॉन्ग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब सबको ये साबित करेगी नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ अगर उस पर डिसट्रस्ट का या माल फंक्शनिंग का या कोई भी ऐसा इम्पार्शियलिटी का शक है आपको, तो आप प्रूफ बताओ, आप उसको डिटेल्स बताओ कि क्या है आपके पास प्रूफ की जो है ये फंक्शनिंग नहीं कर रही है सही तरीके से, तो फिर बात होती है। आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो एंड उसके बाद ये कह रहे हो कि नहीं आप खुद, मैं आपको बोल दूं कि आप चोर हो तो आप प्रूफ करो कि आप कैसे नहीं हो, तो ये तो गलत है ना। आप पहले हमको कैसे बोला, आपने पहले हमको कैसे बोला कि मैं चोर हूँ, पहले ये बताओ कि आपने कैसे बोला मैं चोर हूँ, उसका प्रूफ दो। कि मैं पहले आपने चोर बोल दिया तो मैं चोर हो गया, अब मैं इस नहीं होने का प्रूफ दूँ, ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना। तो इलेक्शन कमीशन पे डायरेक्ट आरोप लगाना सही नहीं है, लेकिन एडिटर का ये कहना है कि अगर ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस नहीं कर रही है, अपने प्रोसेस में ये बता नहीं रही है, ट्रस्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ये क्या है, मोर क्वेश्चन रेज कर रहा है ना। तो एडिटर जो है अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि ईसीए के अगेंस्ट ऐसा उन्होंने लिखा है, इट्स एफिशिएंसी एंड इट्स न्यूट्रलिटी आर ऑन टेस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ रोल्स। इनकी जो एफिशिएंसी है एंड इट्स न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल होके, है ना, नकार मतलब न्यूट्रल कह सकते हैं, ना ही इनके पक्ष में ना ही इनके पक्ष में, किसी के पक्ष में नहीं, न्यूट्रल होके अगर ये काम कर रही है, आर ऑन टेस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ रोल्स, scheduling of elections, enforcement of code of conduct, काउंटिंग प्रोसेस एंड रिड्रेस कंप्लेंट्स। तो कह रहा है कि इनकी जो एफिशिएंसी है और न्यूट्रलिटी है वो कहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है, तो कहाँ पे टेस्ट होता है, तो प्रिपरेशन रोल्स, तो कैसे इलेक्शन कलेक्शन होगा उसके रोल्स पे डिपेंड करता है। स्केड्यूल, जो स्केड्यूल है, जो समय है कि इलेक्शन किस समय में होगा, उसका केस क्या शेड्यूल होंगे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट कोड ऑफ कंडक्ट, तो हमें पता है कि जो इलेक्शन के होने से पहले कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता इम्प्लीमेंट हो जाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। काउंटिंग प्रोसेस कैसा है, ये भी ईसीए क्रेडिबिलिटी को साबित करता है। एंड रिड्रेस कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट किए जाते हैं, जो कंप्लेन किए जाते हैं, ठीक है, उसको कैसे रिड्रेस किया जाता है, इस पर भी क्या करता है, इसकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है ना। ये ऐसा एडिटर का मानना है, ठीक है। द ईसीआई स्टैंड्स चार्ज्ड ऑन ईच ऑफ दीज काउंट्स, ईसीआई स्टैंड्स चार्ज ऑन ईच ऑफ दीज काउंट्स। तो ईसीआई क्या है, ईसीआई स्टैंड्स चार्ज ऑन ईच ऑफ दीज काउंट्स अदर देन प्रोटेस्टिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द ईसीआई स्टैंड्स, ईसीआई क्या है, खड़ा है, स्टैंड्स चार्ज ऑन ईच ऑफ दिस काउंट, तो ईसीआई क्या है, स्टैंड है ना। इन सब के ग्राउंड्स पे अगर ईसीआई पे चार्ज लगाया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट वो क्या है, खड़ा है, ठीक है ना। अगर इस बेसिस पे अगर हम देखें, इस सारे बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ईसीआई सबके अगेंस्ट क्या है, खड़ा है ना। अदर देन प्रोटेस्टिंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर बियॉन्ड टेम्परिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि अदर देन मतलब इसके अलावा क्या, तो प्रोटेस्टिंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर बियॉन्ड टेम्परिंग एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग रोल्स एट अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो है ये जो
ईवीएम है ये हमारा क्या है, बियॉन्ड टेम्परिंग है, मतलब इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है। एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड रेज ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग रोल्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, तो अब जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑब्जेक्शंस रेज कर रही है, रेज ऑब्जेक्शंस, तो ये कैसा होना चाहिए, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग रोल्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अप्रोप्रिएट टाइम में वो जो है ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए। द ईसीआई हैज़ रिफ्यूज्ड टू कम क्लीन ऑन मल्टीपल इशूज़। तो कह रहा है कि जो ईसीआई जो है वो रिफ्यूज्ड किया है ना, कितने बार उसने रिफ्यूज कर दिया है, कर चुका है मल्टीपल इशूज़ पे, है ना, कि वो क्लीनली उस पर एक्सप्रेस करे, है ना। ईसीआई ने मल्टीपल इशूज़ पे उस पर एक्सप्लेन नहीं करा है ना। इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन्स। ठीक है, तो वीवीपैट एक मशीन्स होता है जो कि 2016 में शायद इंट्रोड्यूस किया गया है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, आप लोग देख लेना। 16 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस मशीन में हम क्या होता है ना कि हम जिसको वोट करें उसका एक जो है पेपर, है ना, जैसे मान लो हमने इस पार्टी को, बीजेपी को वोट करा, तो जो कमल का फूल होता है उस साइन का जो है फ़ोटो प्रिंट होके उस मशीन में हमें दिख जाता है कि हाँ हमने उसको वोट करा, और वो जो है पूरा का पूरा प्रिंट होके वो भी बॉक्स में जाके, उसका स्पेशल एक बॉक्स होता है उसमें जाके वो गिर जाता है। तो ये मशीन क्या होता है ना कि जब भी हम ईवीएम और इस मशीन के डेटा को मैच करते हैं, तो ये डेटा और मशीन का डेटा और वीवीपैट मशीन का डेटा, ईवीएम मशीन का डेटा और वीवीपैट मशीन का डेटा सेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो हमने ईवीएम में डेटा दिया है, जिसको हमने ईवीएम में वोट करा है, वही पिक्चर क्या होता है, प्रिंट होके उस वीवीपैट मशीन में गिर जाता है पेपर। ठीक है, तो अगर वो दोनों सेम है दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ सही है। इससे क्या होता है कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी प्रूफ होती है। दैट मीन्स कि ईवीएम गलत काम नहीं कर रहा है। अगर ईवीएम गलत काम करता तो वहाँ पे प्रिंट हुआ और ईवीएम का डेटा दोनों क्या होता, मिसमैच होता। तो अगर दोनों डेटा सेम हो रहा है दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, क्रेडिबल है, ये सही है, सही है, ईवीएम के जो डेटा है वो सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि वीवीपैट मशीन में भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंट नहीं थी। कैसे नहीं थी, विच इज़ वन ऑफ द 3 पार्ट्स दैट मेक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ठीक है, तो ये जो वीवीपैट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 पार्ट्स में से एक पार्ट होता है। ठीक है ना। ठीक है, अनलाइक अदर 2 पार्ट्स द बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो बैलेट यूनिट अलग होता है, कंट्रोल यूनिट अलग होता है। तो ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं, वीवीपैट वाला पार्ट और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो बैलेट जो वीवीपैट का पार्ट होता है वो 3rd पार्ट होता है, किसका, ईवीएम का। द वीवीपैट हैज़ सॉफ्टवेयर दैट इज सेंट्रली इंस्टॉल्ड एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट। ये जो वीवीपैट है वो क्या है, सेंट्रली इंस्टॉल्ड, इसके अंदर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि कनेक्टेड होता है किससे, कंट्रोल यूनिट से। तो 3 यूनिट होते हैं हमारे ईवीएम के, है ना। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, है ना, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और हमारा जो है वीवीपैट सिस्टम। ठीक है, तो हाँ आगे, द रैंडम टैलिंग ऑफ द वीवीपैट विथ द इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट वोट इज नाउ एन एक्सट्रीमली आर्बिट्रेरी प्रोसेस। तो आप बोलोगे कि सर जब ईवीएम एंड वीवीपैट के डेटा को काउंट किया जाता है ना, तो अगर उसमें जो जीतने वाली पार्टी है या जो हारने वाली पार्टी है, अगर दोनों के डेटा सेम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ईवीएम सही है, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ईवीएम के डेटा में कोई मिसमैच नहीं है वीवीपैट से। तो यहाँ पे जो वो वोट है उसकी, उस ईवीएम की क्रेडिबिलिटी साबित हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि जो ईवीएम और वीवीपैट रैंडम सेलेक्ट किए जाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर, क्योंकि वीवीपैट तो लगभग लगाए गए हैं सभी जगह, सभी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट को यूज़ किया जाता है, बट इसका जो सिलेक्शन होता है वो रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। डैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि सारे ईवीएम एंड वीवीपैट के डेटा को चेक किया जाता है ना। तो किया क्या जाता है, तो रैंडम, मान लो एक बूथ है, वहाँ के
ईवीएम और वीवीपैट के डेटा को चेक कर लिए, फिर जो है उसके 4-5 बूथ को छोड़ दिए। मतलब कि रैंडम चेक किया जाता है। अगर रैंडम चेक ना किया जाए, सारे डेटा को चेक किया जाए, सारे वीवीपैट को ईवीएम से मिलाया जाए, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो इलेक्शन कमीशन का मानना ये है कि अगर मैं रैंडम ही चेक कर लेता हूँ, है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम आता है, कहीं भी प्रॉब्लम आता है, तो फिर वहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा और ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। तो अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि ये रैंडम सिलेक्शन ना हो, सारे वीवीपैट के डेटा को ईवीएम से मैच किया जाए, सारे वीवीपैट के डेटा को ईवीएम से मैच किया जाए, जिससे क्या होगा, टोटल ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हम इतना डेटा मैच नहीं कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। सो वो रैंडम सेलेक्ट करके किसी एक बूथ के सारे ईवीएम और वीवीपैट को लेके उसकी डेटा को मैच करा के उन्होंने वो रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे, हाँ, बिटवीन, ठीक है, प्रोसेस, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, रैंडम टेलिंग। ठीक है, आगे, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज all political parties do not have the equal capacity to monitor the various stages of electoral process at any rate। तो कह रहा है कि जो और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, डू नॉट हैव द इक्वल कैपेसिटी, सबके पास इक्वल कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सभी कांग्रेस की तरह स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं है ना, कुछ कमज़ोर अपोजिशन पार्टी भी हैं, है ना, उसके पास इक्वल कैपेसिटी नहीं होता टू मॉनिटर द वेरियस स्टेजेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उनके पास जो है स्ट्रॉन्ग जो है कह सकते हैं पावर नहीं होता है, कैपेसिटी नहीं होता है कि वो सारे प्रोसेस को क्या करें, मॉनिटर करें, है ना। तो आपने देखा होगा कि कभी भी अपोजिशन पार्टी या जब भी इलेक्शन होता है तो एक जो है जहाँ पे सारे ईवीएम को स्टोर किया जाता है, तो उसको शायद वॉर रूम या कुछ ऐसा रूम कहा जाता है, जहाँ पे सारे ईवीएम को जब तक उसकी काउंटिंग नहीं होती है तब तक वहाँ पे उसे स्टोर किया जाता है और स्पेशल प्रोटेक्शन में उसे स्टोर किया जाता है। लाइक मेनली अगर देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही, डीएम हेडक्वार्टर में ही उसे स्टोर किया जाता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसके सिक्योरिटी में। तो वहाँ पे क्या देखा जाता है ना कि जितने भी अपोजिशन पार्टी होते हैं या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, सभी के लीडर्स के कुछ कुछ बंदे भी वहाँ पे, जब तक वहाँ पे स्टोर होता है ईवीएम, वो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, बिकॉज उन्हें शक होता है कहीं कोई माल फंक्शनिंग ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना, कहीं कोई जो पार्टी के लोग हैं ईवीएम लेके भाग ना जाए, है ना। तो ऐसे चीज़ों से उनको जो है वो क्लियर होने के लिए वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने बंदे वहाँ पे होते हैं, लोग होते हैं, जो कि जब तक काउंटिंग नहीं होता तब तक वो वहाँ पे देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, उतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं, तो इस पे भी इलेक्शन कमीशन को काम करने चाहिए कि वो भी जो है इस प्रोसेस को क्या कर सके, मतलब कैपेबल हो सके, है ना, मैनेज कर सके, देख रेख कर सके। एट एनी रेट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज एंड ईसीए, है ना। कह रहे किसी भी रेट पे, एट एनी रेट, किसी भी हिसाब से अगर देखा जाए, द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट मैटर ऑफ नेगोशिएशन, ये मैटर ऑफ नेगोशिएशन नहीं है। किसके बीच में तो पार्टीज और ईसीए, है ना, जितने भी पार्टीज है और ईसीए के बीच में जो वाद विवाद ये होता है, ये जो नेगोशिएशन होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये इलेक्शन प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है ना। द प्रोसेस ऑफ इज़ नॉट मैटर ऑफ, ये इलेक्शन प्रोसेस, ये ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस में नेगोशिएशन हो, किसके, पार्टीज और ईसीआई के बीच। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज टाइज हैव अ रोल टू प्ले, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ रोल टू प्ले, बट द रियल क्वेश्चन इज टू इंश्योर दैट सिटीजनरी एट लार्ज इज रीअश्योर्ड ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो कह रहा है कि ये जो नेगोशिएशन है ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना, जो कि बार बार नेगोशिएशन हो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड जो है इलेक्शन कमीशन के बीच में, बट लेकिन द रियल क्वेश्चन इज टू इंश्योर दैट द सिटीजनरी एट लार्ज इज रीअश्योर्ड ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इलेक्टोरल प्रोसेस के इंटीग्रिटी के हिसाब से, इंटीग्रिटी के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है कि जो सिटीजनरी है, मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, एट लार्ज कॉन्टेक्स्ट में जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उससे वोटिंग करने का राइट मिले, उनके सिटीजनरी को गायब ना किया जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना।
इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए, इस इलेक्टोरल प्रोसेस के इंटीग्रिटी को कायम रखने के लिए जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में हो हमारे यहाँ के वोटर्स वोट करें। ऐसा नहीं कि हम जो है इतने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिए, उनके वोटिंग राइट्स को छीन लिए, ऐसा एडिटर का मानना है। द ECI नीड्स टू करेक्ट इट्स कोर्स टू इंश्योर दैट। तो ECI को इसको क्या करना होगा, नीड्स टू करेक्ट, इसे सही करना चाहिए, इट्स कोर्स टू इंश्योर दैट, तो इसे इंश्योर करने के लिए ECI को इसे सही करना चाहिए। तो ये था आज का द हिंदू नेशनल एडिशन का फर्स्ट एडिटोरियल, जिसको मैंने 2-3 लाइन को मैंने ग्रामेटिकल व्यू से भी एक्सप्लेन करा एंड उसके बाद हमने इसके मीनिंग को बताया। ठीक है, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।